नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 26 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आमतौर पे कोई भी त्योहार होता, कोई भी पर्व होता, चाहे राष्ट्रोत्सव हो, चाहे महोत्सव हो, मैं बधाइयां देता हूं। लेकिन आज मैंने आपको गणतंत्र दिवस की बधाई नहीं दी। मेरी टीम ने कहा कि भाई साहब एक बात बताओ, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, आपने बधाई क्यों नहीं दी? आज आपके भी जहन में यह सवाल आएगा कि प्रखर राजपूत ने बधाई क्यों नहीं दी। तो आज इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इजराइल की भी बड़ी खबरें बताएंगे, ईरान की भी बताएंगे, पाकिस्तान की भी बताएंगे, अमेरिका की भी बताएंगे, बांग्लादेश की भी बताएंगे, लेकिन भारत की उन बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। जिसके बाद आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि भाई साहब एक बात बताओ, क्या गणतंत्र दिवस की बधाई देना आज जायज था? बस यही सवाल आपसे पूछूंगा और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही ईरान से कि जो यूएस अब्राहम लिंकन इस समय ईरान की तरफ बढ़ रहा था, हाल फिलहाल में वो ओमान के अंदर देखा गया। और साथ ही अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि अब अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय उस रेंज में आ चुका है जिस रेंज में आराम से कंफर्टेबली ईरान हमला कर सकता है। यानी एक तो ईरान ने खुला चैलेंज दिया था कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम इसको डुबो देंगे। ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी कि ईरान ने ये बात साफ तौर पे बोली है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम इस जहाज को डुबो देंगे। अब सुनिए, बड़ी बात यह है कि उस जहाज को अमेरिका उस रेंज में लेके जा चुका है जिस रेंज में ईरान बड़े कंफर्टेबली किसी भी मिसाइल के साथ उस जहाज को डुबो सकता है। और इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि यमन के हूतीज ने भी एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में साफ तौर पे यमन के हूतीज ने अमेरिका के जो जहाज है उनको चैलेंज देते हुए कहा कि अगर ईरान पे थोड़ा सा भी हमला हुआ, मतलब अगर एक भी हमला हुआ, एक भी मिसाइल मारी गई, इवन एक गोली भी फायर की गई, तो ऐसे हाल में यमन के जो हूती हैं वो लाल सागर से पार होने वाले जितने अमेरिका के जहाज होंगे या फिर अमेरिका के जितने दोस्तों के जहाज होंगे, वो तमाम जहाज बस एक टारगेट के तौर पे देखे जाएंगे। यानी जब भी वो जहाज जद में आएंगे, यमन के हूतीज उसको मार के गिरा देंगे और बहुत ज्यादा चांस है कि इजराइल के ऊपर भी हमला करेंगे। यानी अब धीरे धीरे जो यमन का सपोर्ट है ईरान के लिए खुल के निकल के आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आई है, हिजबुल्लाह ने भी कसम खाई है। हिजबुल्लाह ने अपनी आर्मी से कहा कि आप लोग तैयार हो जाएं, अपनी कमर कस लें और जैसे ही खामनेई साहब का आदेश होता है जिहाद करना है। यानी इस बार ऑल आउट वार करना है, आर पार की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि एक बार अगर ईरान का झंडा नीचे हुआ तो मिडिल ईस्ट में जो लोग बैठे हैं, जो अलग अलग जगहों पे बेस बना रहे हैं, ये फिर किसी को जीने नहीं देंगे। यानी इस बार जो लड़ाई है वो आत्मसम्मान की भी है, अपने अस्तित्व को बचाने की भी है और साथ ही अमेरिका को सबक सिखाने की भी है। और यही वजह है कि जब सामने वाली पार्टी का इतना जज्बा अमेरिका देख रहा है तो लड़ने से पहले, हमला करने से पहले कम से कम 50 बार सोच रहा है, कम से कम 50 बार सोच रहा है। और इसी बीच ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती, खुला चैलेंज भी दिया है। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, जिनके बारे में लोग अनाप शनाप भौंकते थे कि खामनेई बंकर में छुप गए, खामनेई सब कुछ छोड़ के भाग गए, अपने परिवार के साथ रशिया जाने वाले हैं, वही खामनेई अब आदेश देते हैं अपनी आर्मी के जो भी प्रदर्शनकारी है, अगर वो बातचीत से नहीं मानता तो सीधा गोली मार दो। क्योंकि प्रदर्शन करने की जो लिमिट थे वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। बातचीत का जरिया इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन जब प्रदर्शन करने वाला सुनने को तैयार नहीं है तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप गोली मार दो। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। और इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इससे डरने वाला ईरान नहीं है दोस्तों। इससे डरने वाला ईरान बिल्कुल नहीं है। सीधा गोली मारने का आदेश खामनेई ने दे दिया है। और इसी बीच जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते थे, आज उनकी खुद की डेमोक्रेसी खतरे में है। लाखों छोड़िए करोड़ों लोग सड़कों पे आ चुके हैं। आपको याद होगा अमेरिका के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि कैसे वहां पे एक पत्रकार को गोली मारी गई। आईसी के जो आतंकवादी हैं उन्होंने पत्रकार को गोली मारी और इसका वीडियो किसी ने बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ, इसी के जस्ट बाद धीरे धीरे जब अमेरिका की आवाम इस वीडियो को देखती है तो देखने के बाद गुस्से में इस समय अमेरिका की आवाम पागल हो चुकी है। और वो इस समय किस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही है, एक बार थोड़ा सा वीडियो देखिए। Unido, jamás será
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मिनीपोलिशिया जो शहर है वहां पे आलम इतना खराब है कि हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। आईसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, जो हुकूमत है, उसको उखाड़ के फेंकने की बात हो रही है। यानी ये जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते थे, जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट की बात करते थे, आज इनकी ये हालत है कि इनके ही देश के लोग इनके खिलाफ सड़कों पे उतर चुके हैं। यानी अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है और ये अब ज्यादा लंबा खेल नहीं पाएंगे दोस्तों। इधर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही ग्रीनलैंड के मामले में कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा सिकंजा कसा है ट्रंप के ऊपर कि अब यूरोपियन यूनियन के दबाव में आके ग्रीनलैंड के ऊपर से अपनी नजर धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप हटा रहा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक टाइम में बहुत गंदी गंदी धमकियां दी थी, बहुत गंदी गंदी धमकियां दी थी कि ग्रीनलैंड तो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, हम आयरन डोम बनाएंगे, हम इस पे गोल्डन डोम बनाएंगे। अब ये बात जब ये लगातार आदमी बोलता था तब लोगों ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, ग्रीनलैंड आपकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है तो आप अपने बेसिस बनाओ ना ग्रीनलैंड में। और आपको एक मजेदार खबर बताता हूं, और ये खबर आपको बहुत कम चैनलों पे देखने को मिलेगी कि ग्रीनलैंड में ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बेस नहीं है, कई सारे बेस हैं। और डेनमार्क अमेरिका से ये कह रहा है कि आपको ग्रीनलैंड में और बेस चाहिए अगर आपको लगता है कि रशिया से खतरा है, चाइना से खतरा है। चूंकि जब आप जियोग्राफिकल स्टेटस देखेंगे तो एक वहाँ पे झील है, जो झील जब जमती है तो अमेरिका से रशिया की दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर बचती है, यानी पैदल भी आदमी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नियर डियर में 2-3 किलोमीटर का ही फासला है रशिया और अमेरिका में, ये बात भी आज जान लीजिए। तो अब बीच में यही ग्रीनलैंड पड़ता है। अब इसी ग्रीनलैंड का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब हमको ये ग्रीनलैंड नहीं मिला तो रशिया यहाँ के आके कब्जा कर लेगा। इस पे डेनमार्क का कहना है कि अगर आपको रशिया से खतरा है तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी आर्मी डिप्लॉय कर लीजिए, अपना आर्मी बेस बना लीजिए। लेकिन अब आपको एक मजेदार खबर अभी जो मैंने आपको कहा वो आप जानिए कि अगर इनको रशिया से खतरा था तो ये भाई साहब ग्रीनलैंड के अंदर अपनी आर्मी डिप्लॉय करते, उसकी तादाद बढ़ाते। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनकी जितनी आर्मी ग्रीनलैंड में तैनात थी धीरे धीरे करके उनको ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब मेन खबर क्या है, ग्रीनलैंड की जमीन इनको क्यों चाहिए, तो वो आप जान लीजिए कि अब पूरी दुनिया में हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, यानी बर्फ पिघल रहे, ग्लेशियर पिघल रहे। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर कहीं है तो एक तरह से जानिए ग्रीनलैंड में ही है। तो ग्रीनलैंड की बर्फ जब पिघलेगी 10-15 सालों में तो ग्रीनलैंड के नीचे जो जमीन है उसके नीचे रेयर अर्थ मिनरल है, जिसकी वजह से चाइना इनको ब्लैकमेल करता है। और ये चाहते हैं कि चाइना हमें ब्लैकमेल ना करे, इस वजह से ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। और ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है उसने इनका इतना गंदा विरोध किया कि अब ये बैकफुट पे आ रहे दोस्तों। और ये ग्रीनलैंड का मामला ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पहली बार उठाया, इससे पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड पे टेढ़ी नजर रखते थे। और 30 सालों का रिकॉर्ड अगर आपको बताऊं तो हर 30 साल में ये जमीन के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर लेते। अमेरिका की यह रणनीति रही है। जो इतिहास जानकार है उनसे आप पूछिएगा, इसके बारे में वो आपको डिटेल बताएंगे। तो ये जमीन कब्जा करने में एक्सपर्ट है, देश को तबाह करने में एक्सपर्ट है, सत्ता परिवर्तन करने में एक्सपर्ट है। और दैट्स व्हाई ईरान यहाँ पे बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ा है, चूंकि ईरान को पता है कि एक बार हमारा जो झंडा है नीचे हुआ तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो जाएगा। खैर इधर ये चीज चल रही है। इधर गाजा के मामले में बड़ी अपडेट आई है कि राफा क्रॉसिंग को इजराइल ने फिर से खोल दिया है। और खोलने के पीछे वजह यह है कि फर्स्ट फेज लगभग कंप्लीट है, बस एक चीज फर्स्ट फेज में अटकी है और वो चीज पता है क्या है, रैन गिबली की बॉडी। रैन गिबली की बॉडी को रिकवर करने के बहाने राफा क्रॉसिंग खोल के अब इजराइल धीरे धीरे गाजा के अंदर घुसता चला जा रहा और बॉडी खोजने के नाम पे जमीन को खोद रहा है। साथ ही बीच में जो घर पड़ रहे हैं उन घरों को तबाह कर रहा है, जो लोग मिल रहे हैं उनको मार रहा है और धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है। चूंकि अब उसके पास एक बढ़िया बहाना है कि भाई साहब हम तो गाजा के अंदर रैन गिबली की बॉडी को खोज रहे हैं। यानी एक डेड बॉडी के चक्कर में हजारों लोगों की जान लेके इजराइल बड़े आराम से जमीन कब्जा कर रहा और इसके बारे में कोई भी ज्यादा बातचीत करने को तैयार नहीं है। खैर इधर ये चीज चल रही है
इधर यूरोपियन यूनियन ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि इस तोहफे का आपको कितना फायदा होगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन रिपोर्ट ये है कि जो कार चाहे BMW हो चाहे मर्सिडीज हो आपको 60 लाख की पड़ती थी, 80 लाख की पड़ती थी, 1 करोड़ की पड़ती थी। अब जो डील हुई है भारत और EU के बीच, अगर मोदी साहब हमें फायदा देना चाहें, बात बहुत साफ है। सस्ता तेल तो हम रशिया से भी लेते थे लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। हमें मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो वो बात अलग की है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है उस डील में अब 100% से टैरिफ घटा के 40% कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसको भी घटा के 10% किया जाएगा। यानी BMW मर्सिडीज जो हमें 2 करोड़ की मिलती थी अब वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख की मिलेगी। जो 1 करोड़ की थी अब वो आपको 40 लाख की मिलनी चाहिए। भाई नियम तो यही है, बाकी ये देंगे कितने में, ये अपना कितना इंपोर्ट ड्यूटी ठोक देते हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने। खैर इधर ये चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर अभी मैंने आपसे कहा था कि गणतंत्र दिवस की बधाई मैंने आपको क्यों नहीं दी वो आप जान लो। हमारे देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है ये केवल नशा करवाती है लोगों को। नशा कई चीज का होता है लेकिन सबसे खतरनाक नशा अगर कोई होता है तो वो धर्म का होता है, और जिसके ऊपर धर्म का नशा हावी हो जाए वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश पे हावी हो जाए वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल आपको देखना हो तो पाकिस्तान को आप देख लें। पाकिस्तान इतना ज्यादा धर्म का नशा करने लगा कि हर बात में अल्लाह ताला, हर बात में कुरान का जिक्र करके झूठी पक्की खबरें सुना के जबरदस्ती अपनी आवाम को बरगला के दूसरी दुनिया के सपने दिखा के अपने पूरे आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान ने। भले ही मेरी बात आपको कड़वी लगे लेकिन ये सच्चाई। सेम लेवल पे धर्म का नशा श्रीलंका वालों ने किया, हिंदू धर्म को मानते थे। नेपाल वालों ने किया, वो भी हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन धर्म का नशा इस कदर इनके ऊपर हावी हो गया। क्या श्रीलंका का हाल देख लीजिए, नेपाल का हाल देख लीजिए। दोनों ही जगहों पे आलम ऐसा है कि खाने को रोटी नहीं है। 12-12, 14-14 हजार में नेपाल के लोग भारत में आके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, मोमोज की ठेले लगाते हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने धर्म का नशा किया। और अब यही सेम चूरन भारत के लोगों को पकड़ाया गया और भारत के लोगों ने गजब लपक के पकड़ा, गजब पकड़ा। हिंदुओं की बात करें तो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मुसलमानों की बात करें तो भैया इस्लाम खतरे में है। अब आपको बताता हूं कि पूरा देश ही खतरे में है। रशिया से हम तेल लेते थे, अमेरिका ने फटकार लगाई, मोदी साहब ने रशिया से हाथ पांव जोड़ लिए, कहा भैया नहीं ले पाएंगे, पापा नाराज हो जाएंगे। अब सुनिए, जो बीजेपी जिसके बारे में लोग कहते थे कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, वो शंकराचार्यों पे लाठियां चलवा रही है। ये बात 2-3 दिन पुरानी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अभी भी आप जान लीजिए जो नहीं जानते हैं कि शंकराचार्य वो पदवी रखते हैं जो ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर रखते हैं। यानी धर्मगुरु में सबसे बड़ा पोस्ट शंकराचार्य का होता है, जैसे उसमें आयतुल्ला का होता है। अब समझिए कि अगर ईरान की आर्मी या फिर ईरान की पुलिस आयतुल्ला खामनेई पे लाठियां चलवाए तो कितना बड़ा अपमान है ये खामनेई का। सेम काम योगी की पुलिस ने किया है अभिमन्युरासनंद महाराज के साथ। चलिए, ये तो एक घटना है। फिर रिपोर्ट निकल के सामने आई कि काशी को बनाने के नाम पे, काशी में कॉरिडोर बनाने के नाम पे हजारों साल पुरानी मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को नाले में फेंक दिया गया। और जब ये वीडियो निकल के सामने आई तब बीजेपी ने कहा कि ये तो AI वीडियो है। लेकिन अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो सबूतों के साथ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, और अब आप वीडियो देखिए कि किस हिसाब से मूर्तियां तोड़ी जा रही है, किस हिसाब से मंदिर तोड़ा जा रहा है। वीडियो देखिए। मैं आपको पूरी ताकत देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए, ये माँ गंगा की मूर्ति, ये देखिए, ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया। ये देखिए। आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की, जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। अभी भी आप देखेंगे कि बगल में जो छोटे छोटे मूर्तियां और बाबा भोलेनाथ नजर आ रहे हैं।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मूर्तियों को तोड़ा गया, किस हिसाब से मंदिरों को तोड़ा गया। और ये लोग कहते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा आपने सुना होगा तो सही कहा था। अयोध्या तो केवल झांकी थी, काशी मथुरा में क्या हुआ वो आप जान लो। काशी में मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, जिन्होंने आवाज उठाई उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। अब मथुरा में क्या हुआ वो आप जान लो। मथुरा के अंदर साधु संतों के साथ और खासकर मथुरा का जो मेन मंदिर है वहां पे महिलाओं के साथ बीजेपी ने पुलिस भेज के बेहुरमती करवाई और पुजारी के कपड़े तक फड़वा दिए। उसका थोड़ा सा वीडियो देखिए। और ये मामला क्या है? ये मामला भी वही है कि यहाँ भी कॉरिडोर बनना है और साधु संतों का मानना है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे छोड़ दो। धार्मिक चीज कोई पर्यटन स्थल नहीं होता कि यहाँ आप लग्जरी करोगे और लग्जरी करने के नाम पे मंदिरों को तोड़ोगे। मतलब आप सोच के देखिए कि जो लोग कहते थे कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा में भी मारे गए, काशी में भी मारे गए, अयोध्या में भी मारे जाते हैं। आज सुल्तानपुर का जो अयोध्या से मात्र 60 किलोमीटर दूर है उसको भी दर्शन करना होता है मंदिर का, तो 4 दिन उसको इंतजार करना पड़ता है, 20 जगह परमिशन लेनी पड़ती है। जो लोग अपनी जान दे दिए उस मंदिर के लिए उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं और खुद ये सारा क्रेडिट ले लिए। अब सुनिए, ये चीजें चल रही थी। यूजीसी के मामले में भी इस हिसाब से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि कोई इज्जतदार आदमी होता तो इस्तीफा दे देता। किस हिसाब से यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो आज का आप देख लें। दोस्तों, गांव-गांव में बीजेपी का झंडा निकाल के फाड़ के फेंका जा रहा, लेकिन एक कहावत है महाभारत जिन्होंने देखी होगी, थोड़ा सा आपको बताता हूं, सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव को छाए और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। संदेशा क्या था और इससे आप भी थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो समझ जाएंगे कि दो न्याय अगर तो आधा दो। अगर इस देश में 2 लोग हैं हिंदू मुसलमान तो दोनों को आधा आधा दो। ध्यान दीजिएगा, 2 न्याय अगर तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, भाई पे हसीना उड़ाएंगे। मतलब अगर आप एक को ज्यादा दे रहे हो, हमें थोड़ा दे दो लेकिन इज्जत से दे दो। लेकिन अब सुनिए कि दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही एक लाइन आप याद रखिएगा कि जिस पार्टी का नाश छाता है उसकी बुद्धि पहले मर जाती है, ऐसी घमंडी हो जाती है। समझ में आ जाएगा साल 2027 में इनकी हैसियत क्या है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और थोड़ा सा धर्म की किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ तो ऐसे दोहे में कह देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।